our talk on export marketing and merchandising, and we were discussing like what is export, what does it has for the exporters, and what are the different dimensions they should look into it. ठीक है जी. Pitfalls हमने exports की discuss की थी last time. कुछ मेरा ख्याल है आपने इसमें किया था. What are the pitfalls facing exporters? क्या pitfalls हो सकते हैं? Common pitfalls for exporters include, क्या हो सकता है? ये आप लोगों ने बताया था. Poor market analysis है, यानी poor market analysis का ये मतलब नहीं है कि लोग market analysis नहीं कर रहे हैं. बाज़ वो एनालिसिस कर रहे होते हैं, बाज़ वो कंपनीज़ को पेमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन फिर मैंने आपसे बताया था कि आप अप्रोच कौन सी ले रहे हैं ना. एथनोसेंट्रिक अप्रोच है, जियोसेंट्रिक अप्रोच है. आप अपने पर्सपेक्टिव से चीज़ें देखेंगे तो आपको बड़ा अजीब सा लगेगा. फॉर एग्जांपल, छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ. मुझे उधर एक यूके में एक गोरी मिली थी और वो कह रही थी जी कि डू यू हैव स्विमिंग पूल्स इन पाकिस्तान. मैंने कहा वी डोंट हैव इट. लाइक वो कहती है वेयर डज दिस वुमेन गो टू. ठीक है, तो उनके पर्सपेक्टिव में ये समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि भाई जिस तरह हमारे बीचेस हैं या जो बाकी. तो आप जब इन्हीं चीज़ों को आप मार्केट में देखेंगे तो बिजनेसमैन तो अपना बिजनेस देखता है ना कि मैंने क्या सेल करना है. बीच के ऊपर फॉर एग्जांपल जो जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जो आप वहाँ पे देंगे, तो अगर आप उनके कल्चर की अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो आपका मार्केट एनालिसिस इतना अच्छा नहीं होगा. ठीक है, और कहते हैं ना डू एज रोमन्स डू इन रोम, तो वो समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बाज़ केसेस में. बिजनेसेस के लिए दैट कैन बी वेरी लीथल. चलो मैं आपको एक केस स्टडी सुनाता हूँ. इस तरह हुआ कैडबरी की केस स्टडी है. कैडबरी चॉकलेट्स बनाती हैं, आपको पता होगा मुझसे ज़्यादा. तो कैडबरी वालों ने क्या किया था जी कि एक हैं बहुत ही मशहूर गुरु हैं मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के, जिनका नाम आपने सुना होगा, BCG मैट्रिक्स कहते हैं, बोस्टन कंसल्टेंट ग्रुप. ठीक है जी. BCG मैट्रिक्स वालों ने क्या किया था कि उनको हायर किया कैडबरी ने, और कैडबरी ने उनसे कहा यार आप हमें स्ट्रैटेजी को सिखाएं कि स्ट्रैटेजी होती कैसे है, बिज़नेस कैसे रन करते हैं. तो BCG मैट्रिक्स वाले जब ये वेस्टर्न कंसल्टेंट जब वहाँ पे आए ना, ये यूके की कंपनी थी कैडबरी, तो उन्होंने आके देखा कि हर बंदा, कोई डिपार्टमेंटलाइजेशन है नहीं है, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट कोई भी नहीं है. वो 2 बंदे हैं वो उधर प्रोक्योरमेंट कर लेते हैं, 3 जो है वो ऑपरेशन देख लेते हैं, 4 जो है वो सेल्स कर रहे हैं, 5. तो उन्होंने कहा भाई ये तो बड़ा जुल्म है, आप इसको डिपार्टमेंट्स बनाएं, इसको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दें, टास्क को डिवाइड करें, स्पैन ऑफ कंट्रोल बनाएं. तो ये सारी जब चीज़ें उन्होंने करवा दी तो ओवरऑल टर्नओवर जो है वो इसका कैडबरी का बहुत गिर गया. एम्प्लॉयज़ जो थे वो डिमोटिवेटेड हो गए, कंपनीज को छोड़ के चले गए. बाद में पता चला है कि वो जो एम्प्लॉयज़ जो थे ना, वो दैट वाज अ फैमिली काइंड ऑफ अ बिजनेस. उसके अंदर कोई किसी की जिम्मेदारी नहीं होती. कोई कहता बीमार है तो वो जा रहा है, दूसरा बंदा उसकी जगह रिप्लेसमेंट कर रहा है. अब क्या हो रहा था कि कोई किसी की जगह रिप्लेसमेंट नहीं कर रहा था, हर कोई अपने डिपार्टमेंट के बाद दूसरे डिपार्टमेंट को नहीं देख रहा था. अभी देखें जिस तरह पाकिस्तान के अंदर ना प्रोमिसेस को दे दिया, कुछ बजट प्रोमिसेस के पास हैं, कुछ कैपिटल कर रहा है, और आपके अपने जो जिसको सर्कुलर डेट कहते हैं, अगर कोई किसी को मुझसे अच्छा कॉन्सेप्ट ये समझ हो तो बता सकता है. सर्कुलर डेट पाकिस्तान के अंदर ही इदारों ने एक दूसरे इदारों के पैसे भी देने होते हैं. फ़र्ज़ करें अगर आप इलेक्ट्रिसिटी है तो इलेक्ट्रिसिटी पाकिस्तान की जो अदारा है जहाँ से पेट्रोल लेगा तो उसकी पेमेंट नहीं की तो कहेंगे हमारे 10 करोड़ रुपए की इनकी पेमेंट थी तो इस वजह से हम इनकी वो. तो वे है तो पाकिस्तान पूरा एक ही है ना टोटलिटी में. तो लेकिन ये है कि आपके सिस्टम जो है उनके अंदर फ्रिक्शन हो जाती हैं और दूसरा किसी को कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहा, हेल्प आउट नहीं कर रहा था. इसी तरह BCG जो कंसल्टेंट थे तो उन्होंने आगे जो सजेस्ट किया उससे ओवरऑल जो है मोरल एम्प्लॉयज़ का कम हो गया और एम्प्लॉयज़ जो हैं वो कंपनी को छोड़ के जाना शुरू हो गए और कंपनी के जो है ओवरऑल सेल्स कम होगी. अगर इसी केस स्टडी को हम सामने रखें तो मैं अगर आपसे पूछूं कि जी वेयर वेंट दे रॉन्ग, क्या गलती हो गई थी, कैडबरी से क्या गलती हुई, BCG से क्या गलती हुई, कौन सुनाएगा कहानी? हसन खान. हसन, यस सर. हाँ बताएं क्या हुआ. कहानी सुनी मैंने आपको जो केस स्टडी सुनाई.
ये सर मैं समझ नहीं आई सर सही तरह। ओ सॉरी। ठीक है। अच्छा, चलिए रिकॉर्डेड है, बाद में देख लीजिएगा। फयाज, यस सर। बताएं। मैंने जो बताया कि कैडबरी की जो केस स्टडी छोटी सी आपसे शेयर की है, इसमें क्या गलती हो गई थी कंसल्टेंट से, बूस्टिंग कंसल्टेंट को? सर इसमें जो चीज थी कि उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का वो नहीं देखा, कल्चर नहीं देखा। उन्होंने किसी और कल्चर के कंसल्टेंट को उठा के ले आए थे काउंसलिंग करने के लिए, जिसकी वजह से उनका अपना कल्चर भी डिस्टर्ब हो गया और वो दूसरे कल्चर के ऊपर भी प्रॉपर नहीं चल सकते। ठीक है जी, सही। चलिए ये हो गया। अब हारिस, हारिस, फलाह, मेरी क्लास में तो सोना नहीं है, भागना भी नहीं, लॉग इन करके जाना भी नहीं है। फलाह, फलाह सुहेल। यस सर। सर आपकी आवाज कट रही थी तो मैंने सही से नहीं सुनी। हाँ हाँ, आपने क्या स्टडी नहीं सुनी? सर आपकी फलाह आवाज किस? कट रही थी बीच में, मेरा नेट इशू था, मेरा नेट का यस सर, आवाज काट काट के आ रही है सर। अच्छा, मुझे तो ठीक आ रही है। लिंता ने सुना है सही केस स्टडी की नहीं? किसी ने भी नहीं सुनी? जी सर। आपने केस स्टडी सुनी मैंने जो भी आपको सुनाई है? आवाज़ भी नहीं आ रही लिंता की हमें। आपके हेडफोन्स का भी इशू होगा या? आकिब, आकिब अली खान। ओए, ये तो एक इशू ही है। चलें जी, हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। ये जब आप नेक्स्ट वीक में क्लास में आएंगे मैं फिर आपको दोबारा सुना लूँगा, नहीं तो आप इसकी रिकॉर्डिंग दोबारा देख सकते हैं। फिर क्या हो सकता है जी? अ लैक ऑफ कस्टमाइजेशन फॉर लोकल मार्केट्स, पुअर डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट्स, बैड प्रमोशन कैंपेन्स। तो कस्टमाइजेशन के भी इशू हो सकते हैं, और ये हमने डिस्कस किया। जनरल अंडर एस्टिमेशन ऑफ द डिफरेंस इन एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड फॉर फॉरेन मार्केट पेनिट्रेशन, डिफ़िकल्टी डीलिंग विद द ट्रमेंडस पेपर वर्क एंड फॉर्मेलिटीज़ पे भी मैंने काफ़ी डिस्कशन की। इम्प्रूविंग एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस को किस तरह इम्प्रूव किया जा सकता है? सही है, मैं इसको खुद एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि आप लोग बहुत लेट रिप्लाई करते हैं। To improve their success, exporters should acquire more knowledge of the foreign market opportunities, consider using an export management company, adopt a successful export strategy. ठीक, इंटरनेशनल कंपैरिजन कैसे कर सकती है कंपनी? Many firms fail to consider export opportunities simply because they lack knowledge of the opportunities available. असल तो ये है ना कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ का पता हो तब आप करेंगे। बहुत से मैं पिछली क्लास में भी आपसे शेयर कर चुका हूँ जो कि पाकिस्तान के टॉप ब्रांड्स हो सकते थे, लेकिन समहाउ वो कैपिटलाइज नहीं किए, वो अपने एक नटशेल से बाहर नहीं निकले। उन्होंने, जिसे कहते हैं ना, उन्होंने विजन बहुत छोटा रखा। वाल नहीं फरमाते कि वही जहाँ है तेरा जिसको तू करे पैदा, ये संग व खिश्त नहीं जो तेरी निगाह में। तो हमारे बिज़नेस में, और स्पेशली हम जो थोड़ा सा रिलीजन को हमने गलत समझ लिया ना, हमने समझा बस छोड़ो, ये दुनियादारी जो है, ये बिज़नेस जो है, ये तो मुसलमान का काम ही नहीं है। तो हमने कभी कोई बिज़नेस, कोई ब्रांड इस तरह बनाने की कोशिश ही नहीं की जो कि इंटरनेशनली जाएँ। आपके अपने टॉप ब्रांड्स जो हैं वो ख़त्म हो गए, जिसमें पिछले उसमें नान खताई का ही मैं जिक्र कर रहा था कि दुनिया में मेरा ख्याल है सबसे बेस्ट नान खताई पाकिस्तान में बन रही होगी, लेकिन बाहर से आके उन्होंने आपकी मार्केट को कैप्चर कर लिया। जर्मनी, जापान हैव डेवलप्ड एक्सटेंसिव इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स फॉर प्रमोशन का एक्सपोर्ट, ये हमने डिस्कस कर दिया था। अच्छा, इंफॉर्मेशन सोर्सेज जो हैं ये तो अमेरिकन कंपनीज़ के लिए होंगे। द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स इज मोस्ट कम्प्रिहेंसिव सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर यूएस फर्म्स। तो हमारा कौन सा हो जाता है जी? हमारा एक स्मेडा है, वहाँ पे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट अथॉरिटीज़,
स्मेडा पे आपको बहुत अच्छी पब्लिकेशन मिल जाती हैं। मैंने ख़ुद वहाँ से काफ़ी आपके लिए कोर्स का मटेरियल डाउनलोड किया। पाकिस्तान स्पेसिफिक एक्सपोर्ट्स रिलेटेड स्मॉल बिजनेसेस के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या फ़्लो क्या है, पेपर वर्क्स क्या हैं। तो लेट्स सी, हम इसको स्टडी करेंगे। फर्म्स कैन गेट अ बेस्ट प्रॉस्पेक्ट लिस्ट ऑफ पोटेंशियल फॉरेन डिस्ट्रीब्यूटर्स। अच्छा, पाकिस्तान में एक और ईज़ ऑफ बिज़नेस जो है वो ये उन्होंने बहुत ट्रेमेंडसली इम्प्रूव किया है। कंपनी को रजिस्टर कराना मेरा हाल अभी विद इन 3 डेज़ 5 डेज़ हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता था इंटरनेशनली। ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस जो है, ये जिस तरह टॉप कंट्रीज़ हैं सिंगापुर वगैरह और दूसरी कंट्रीज़ जो हैं, जितना वो फैसिलिटेट करती है बिज़नेस को, उतना ज़्यादा वहाँ पे बिज़नेस का रुझान बढ़ता है। फर्म्स कैन आल्सो पार्टिसिपेट इन ट्रेड फेयर्स और टू गेट असिस्टेंस फ्रॉम द स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये इंफॉर्मेशन वहाँ से भी आप ले सकते हैं। यूटिलाइजिंग एक्सपोर्ट मैनेजमेंट कंपनीज, what assistance can exporters get from the export management company? export management companies जो है ना, वो स्पेशलाइज्ड कंपनीज हैं जो आपको एक्सपोर्ट्स में डील करती हैं, हेल्प आउट करती हैं। पाकिस्तान में भी बहुत सी हैं। आप देखिए, एक्सपोर्ट मैनेजमेंट कंपनीज आर एक्सपोर्ट स्पेशलिस्ट दैट एक्ट एज द एक्सपोर्ट मार्केटिंग डिपार्टमेंट और इंटरनेशनल डिपार्टमेंट फॉर क्लाइंट फर्म्स। अब ये इस तरह एग्जांपल देख लें, अभी मैंने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाया है ना, तो होता ही है कि साल के बाद जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें, हालांकि बेसिक सी चीज़ें कितनी रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन 95% लोगों को ये भूल जाता है कि इसका प्रोसेस क्या था। सो इंस्टेड ऑफ दैट कि वो खुद करें, दे ऑलवेज हायर द एक्सपर्टीज ऑफ द इंडिविजुअल दैट आर इन दोज थिंग्स। फिर आपको स्पेशली एक्सपोर्ट स्पेशलिस्ट जो हैं वो इसलिए भी चाहिए कि डे टू डे जो रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज होते हैं, कंट्री होम कंट्री के जो रूल्स चेंज होते हैं, वो आपके लिए समझना बहुत मुश्किल है। निटी ग्रिटी एक्सपोर्ट्स में जो और बहुत से स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन, तो इट्स ऑलवेज गुड, इट्स ऑलवेज सेफ कि अगर आप एक्सपोर्ट मैनेजमेंट कंपनी को हायर करें। EMC जो होती है, एक्सपोर्ट मैनेजमेंट कंपनी, दे स्टार्ट एक्सपोर्टिंग ऑपरेशंस फॉर अ फर्म विद द अंडरस्टैंडिंग दैट द फर्म कैन टेक ओवर ऑपरेशन आफ्टर दे आर वेल एस्टैब्लिश्ड। तो उनको क्या कहते हैं, उनको हेल्प अप करती है ताकि वो अपने बिजनेसेस को खुद ही इस्टेब्लिश कर सकें बाद में। स्टार्ट सर्विसेज विद द अंडरस्टैंडिंग दैट द EMC विल हैव कंटिन्यूइंग रिस्पांसिबिलिटी फॉर सेलिंग द फर्म्स प्रोडक्ट। और वो उनको क्या करते हैं, उनको जब तक समझ नहीं आती और अपनी ज़िम्मेदारी खुद नहीं उठा सकते प्रोडक्ट्स को सेल करने में, तो वो उनको हेल्प आउट करते रहते हैं। एक्सपोर्ट की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और आइडियल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? अभी वन साइडेड चल रहा है ना, तो मैं रोक के थोड़ा सा आपसे पूछना चाह रहा हूँ। है किसी का माइक ऑन हो? गौहर अली, एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? जी सर। एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए बिजनेसेस की? स्मॉल स्केल पे जाएं, लार्ज स्केल पे जाएं ना? जाना तो या चाहिए सर। कितने स्केल पे कैसे जाना चाहिए? लास्ट स्केल पे जाना चाहिए सर। लार्ज स्केल पे जाना चाहिए। तो उसका द रिस्क ऑफ फेलियर इज हाई बिकॉज अगर आपकी मार्केट की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। जी सर, स्टार्ट तो हमेशा इंसान कम से लेता है ना, तो स्मॉल पे रहना चाहिए पहले। बॉटम टू टॉप अप्रोच सर। जी लतीफ़ क्या कह रहा है? सर बॉटम अप अप्रोच अपनानी चाहिए सर, छोटे लेवल से लेके आगे तक। अच्छा, नहीं छोटे लेवल बॉटम अप इसमें कैसे होगा? यानी वो बॉटम अप आपने अच्छा कह दिया कि छोटे लेवल से, स्मॉल लेवल से। आकिब क्या कहता है? आप तो बिजनेसमैन हमारे साथ। सर पहले हम छोटे लेवल पे जाएंगे, फिर हम उसका मार्केट एनालिसिस करेंगे ना कि यार छोटे लेवल पे जाके हमारी प्रोडक्ट वहाँ पे उसकी डिमांड सप्लाई ज़्यादा हो रही है कि नहीं हो रही है, हमें कौन से रिस्क है। तो जिस वक्त हमें इन चीज़ों के बारे में पता चल जाए, फिर हम उसके बाद अपनी प्रोडक्ट को एक्सपेंड कर लेना, मार्केट एरिया एक्सपेंड कर लें। उसके बाद उसमें ये होगा कि हमारा रिस्क भी कम होगा और लॉसेस भी कम होंगे। सही, ठीक है जी, चलें, ये भी एक स्ट्रेटजी है।
Exporter can hire an EMC, जिस तरह हमने बात की थी, to help them identify opportunity and navigate paperwork and regulation. Start by focusing initially on just one or few markets. तो आप स्पेशलाइज्ड मार्केट को भी जा सकते हैं, जो आकिब ने कहा है उसकी बात के अलावा उसको ऐड ऑन करते हुए आप सिर्फ आके अक्टोबर रीजन को के बीके रीजन को इंस्टेड के पूरे पाकिस्तान में आप करें, कोई आइडियल रीजन देख लें, ठीक है। एंटर अ फॉरेन मार्केट ऑन अ फेयरली स्मॉल स्केल इन ऑर्डर टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ एनी सब्सिक्वेंट फेलियर्स। तो वही जो बात है कि फेलियर के चांसेस को, एडवेंचर को मिनिमाइज करने के लिए स्मॉल लेवल पे जाना चाहिए, ठीक है जी। इस पे हमारा एग्रीमेंट है सबका। एक्सपोर्टर को और क्या करना चाहिए? रिकग्नाइज द टाइम एंड मैनेजरियल कमिटमेंट इन्वॉल्व इन बिल्डिंग एक्सपोर्ट सेल। तो ये थोड़ा कम्बरसम प्रोसेस होता है, ये बस आप घर में तो पाकिस्तान में हैं, लोकल कंट्री में आप बना रहे हैं, सेल कर रहे हैं, इट्स अ सिंपल प्रोसेस। तो बहुत से लोग एक्सपोर्ट में इस वजह से भी नहीं जाते कि थोड़ा सा प्रोसेस मुश्किल है। Devote attention to building strong and enduring relationship with local distributors and customers. तो ये नहीं है कि यार उनके साथ हमारा ताल्लुक कोई नहीं है, उन कस्टमर्स को आप ओन करें, अपने समझें और उनके साथ इंड्योरिंग रिलेशनशिप बनाएं, डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ भी, कस्टमर्स के साथ। आप देखें ना पाकिस्तान में कोक म्यूज़िक उन्होंने बना दिया है, पेप्सी पाकिस्तान बना दिया, तो वो ज़्यादा ये शो करते हैं कि दे आर विद यू, ठीक है जी, आप ही हैं। Hire local personnel to help the firm establish itself in the foreign market. तो ये बहुत अच्छी अप्रोच होती है। लोकल जो पर्सनल आप हायर करेंगे, लोकल चेहरे जब लोगों को नज़र आएंगे तो उससे बड़े अपनाइत फील होगी और उसकी वजह से वो लोग अपने उसमें वर्ड ऑफ माउथ भी फैलेगा, नेगेटिविटी नहीं होगी। अब और चले मैं आपको एक केस स्टडी इस पर सुनाता हूँ, पता नहीं दोबारा आपका वो मसला ना हो जाए। ऐसा हुआ है कि एंटी ग्लोबलाइजेशन प्रोटेस्ट हो रहे थे फ्रांस के अंदर, और मैकडोनल्ड जो है ये तकरीबन पर डे, जो पुराना डेटा मेरे पास है, पर डे तकरीबन 3.2 या 3.5 आउटलेट्स पर डे बन रहे होते हैं पूरी दुनिया के अंदर, और अभी शायद ज़्यादा हो रहे होंगे ऑब्वियसली, टाइम का ये साल 3-4 साल पुराना डेटा मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो मैकडोनल्ड ने फ्रांस के अंदर अपना आउटलेट खोला और उन दिनों बहुत ज़्यादा एंटी ग्लोबलाइजेशन कैंपेन्स चल रही थी। वो जो होता है ना, बाय पाकिस्तानी बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी, इस किस्म की बी फ्रेंच बाय फ्रेंच, कुछ इस तरह की। और उन्होंने बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ भी की हुई थी और बहुत ज़्यादा राइट्स थे कि यार ये ग्लोबलाइजेशन 1960s की मेरा ख्याल बात है। तो उन दिनों अब मैकडोनल्ड जो है, फ्रेंच तो वो नहीं लाइक करते, अमेरिकन को लाइक नहीं करते, और फिर उनके प्रोडक्ट्स को किस तरह लाइक करेंगे। तो मार्केटिंग के टैक्टिक्स जो यूज़ किया फ्रेंच ने, इस तरह किया कि मैकडोनल्ड ने एक एडवर्टाइजमेंट बनाया, उसके अंदर उन्होंने अपना एक अमेरिकन बनाया दिखाया जो कि गूफ बताया, मोटा था, बद्दी सा था और गूफ था, और जो फ्रेंच है वो बड़ा स्मार्ट सा दिखाया। तो जो गूफ है वो ये नहीं समझ सकता और उससे कहता है यार ये लोग बिग मैक क्यों पसंद कर रहे हैं और इसमें क्या ऐसी बात है। और वो जो स्मार्ट बंदा है जो फ्रेंच है वो उसको कुछ कहानियाँ सुना रहा है और उसको समझा रहा है। तो इसकी वजह से अब देखें ना, लोगों में एक सेंस ऑफ वो होता है ना कि हमारा ये देखो हमारा बंदा बड़ा तेज़ है, तो फ्रेंच उसकी वजह से यू वुड नॉट बिलीव इन इट कि सेल्स ऑफ द मैकडोनल्ड है दैट इंक्रीज इन फ्रांस ड्यूरिंग दैट पॉइंट। तो ये कल्चरल जो हमारी डायमेंशंस हैं ये काफ़ी प्रेडिक्टेबल होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। देखें ना, गोरों को एग्जैक्टली पता है कि कब वो नौज़बिल्ला मुझसे रसालत पे कोई बात करेंगे तो कितने लाख लोग या करोड़ों लोग रोड पे आ जाएंगे। कुछ और शाहरुख खान के भी पाकिस्तान में वसल्लम की शान में कुछ कर, तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो प्रेडिक्टेबल हैं और इसको वो जानबूझ के भी यूज़ करते हैं एज अ टैक्टिक्स। अच्छा, फाइनेंसिंग, हाउ कैन फर्म्स डील विद द लैक ऑफ ट्रस्ट दैट एग्जिस्ट इन एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन। तो अब एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन में ज़्यादातर ये इशू होता है कि यार वो जो सेलर है, ये बायर है, बायर अगर पे नहीं करेगा तो सेलर जो है कुछ चीज़ अच्छी नहीं देगा। तो हाउ टू इंश्योर लाइक चीज़ जो है वो आपकी क्वालिटी ठीक है, रास्ते में टूटेगी नहीं सारा, इसके क्या है। तो इसके बहुत से वेरियस मैकेनिज़म्स हैं फॉर फाइनेंसिंग एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स।
have evolved over the centuries in response of lack of trust that exists in export transaction. तो lack of trust होता है ना, different cultures हैं. For example मैं आपको बताऊं कि चाइनीज़ कल्चर है जिसमें निगोशिएशन बहुत ज़्यादा करते हैं सेल्स डील पे. वो 8-10 दफ़ा वो, हम तो क्या करते हैं, मेरा ख्याल है हम 3 या 4 उस पर डील क्लोज करते हैं ना. हम कहते हैं भाई प्राइस कितनी है, वो कहता है जी इसकी प्राइस होगी जी 1700 रुपये. अब उसको पता है कि 1700 में 200 में छोड़ दूंगा. आपको भी पता है कि यार ये 1500 रुपये राइट अवे आ जाएगा. आप उसे कहते हैं नहीं भाई इस तरह करें, इसको 1300 रुपये में दे दें, ठीक है, ये 1100 रुपये में. वो कहते हैं नहीं जी 1100 में तो होता ही नहीं भाई जान, आप 1600 दे दें. आप कहते हैं नहीं 1100 नहीं है, चलो 1200 ले लो. वो कहते हैं जी 1500 रुपये ना, 1 रुपया आपका ना 1 रुपया मेरा, ठीक है. फिर आप करते करते आखिर में आपकी जो जंग होती है वो तकरीबन आखिर में 100 रुपये के ऊपर होती है. वो एडमेंट होता है कि मैंने 100 रुपया 1500 में बेचना है और आप इस पे होते हैं कि मैंने 1400 रुपये में लेना. तो अगर आप तो 1400 रुपये में 1300 रुपये में ले लेते हैं तो आप तो बड़े शेयर हैं. लेकिन अगर आप मेरी तरह के हैं तो आप फिर 1500 रुपये में डील डन करके आ जाएंगे. ऐसी है ना. तो हमारा जो प्रोसेस है जिसको मैं ये समझता हूँ 3-4 दफ़ा हम आर्ग्यू करते हैं. जब चाइनीज़ जो है दे डू इट फॉर 8-10 टाइम्स, ठीक है. मुझे सही फिगर याद नहीं है कि कितने दफ़ा वो बार्गेन करते हैं. इवन कि आप हैरान होंगे कि चाइनीज़ जो हैं डील डन होने के बाद भी आपसे कहेगा कि यार इसमें डिस्काउंट नहीं देते हो, है ना. इतने तो अफवानी भी नहीं है ना. हम तो कहते हैं ना यार अफवानी के साथ जब आप डीलिंग करते थे शुरू में, उसमें लतीफ़े भी बने हैं. ओके यार ये कारपेट कितने की, वो कहता है ये कारपेट 14,000 रुपये की. जब आप कहते हैं नहीं यार 14,000 तो बहुत ज़्यादा, कहता है अच्छा अच्छा रुको यार तुम 3,000 रुपये दे दो. ऐसे ही होता ना. सो चाइनीज़ आर आल्सो लाइक दिस. तो डिफरेंट कल्चर्स में, उनकी डीलिंग्स में, उनके बाकी आपका ट्रस्ट फैक्टर होता है. रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर. लाइक अगर आप डेवलप कंट्रीज़ के अंदर हैं तो वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन बड़े स्ट्रिक्ट हैं. वहाँ पे अगर आपकी कोई चीज़ अगर कोई बंदा करता है आप उनकी कोर्ट्स में चले जाएंगे और आप उन पर अच्छा खासा हर्जाना लगा सकते हैं. और फिर इसी तरह अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं जैसे पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया. तो वहाँ पे एक तो रेट ऑफ लॉ इतना ज़्यादा नहीं है, लीगल सिस्टम इतना मैच्योर नहीं है. जहाँ पे आप मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका हूँ कि स्पीड मनी या ब्राइब नहीं कहते हम इसमें ना, स्पीड मनी या ग्रीस मनी है, उसके थ्रू आप अपने काम करा सकते हैं. तो फिर आपके लिए एक थोड़ा सा कंसर्न होता है कि यार अब तो आपका ट्रस्ट लेवल बहुत कम रह जाता है ना. तो लैक ऑफ ट्रस्ट है, उसको किस तरह ओवरकम किया जाता है. एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स हैव टू ट्रस्ट समवन हु मे बी वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैक डाउन इफ दे डिफॉल्ट ऑन एन ऑब्लिगेशन. तो कोई ऐसा पार्टी हो जो ज़्यादा ट्रस्टवर्दी हो, जो आपके अगर ये बंदा भाग भी जाए वो जाके उसको ट्रैक डाउन भी कर ले, आपके पैसे भी पूरे लौटवा के वापस ले आए, है ना, पावरफुल. तो कौन होता है जी ऐसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी पार्टी, कौन हो सकती है, आप बता सकते हैं मुझे, जो आपके पैसा रिकवर कर सकता है या इंश्योर कर सकता है या जो गारंटी देता है कि हम पे मैं पैसा दूंगा भाई, आप चिंता ना करें. हेलो, टेस्टिंग टेस्टिंग. सर क्वेश्चन नहीं समझ आया. क्वेश्चन नहीं समझ आया सर. अच्छा मैं दोबारा कर रहा हूँ. मेरी बातें समझ आ भी रही हैं आपको कि वैसे ही लॉग इन किया हुआ है. मैं तो आ बड़ा रही है खुश, सर. आ रही है सर. आ रही है सर. मैं बड़ा खुश बैठा हुआ हूँ कि यार मैं इधर लेक्चर दे रहा हूँ. मैं तो ऐसा लग रहा है मैं हार्वर्ड में लेक्चर दे रहा हूँ और पता चले कि आगे बच्चों को आवाज़ ही नहीं आ रही. पर अच्छा, वो क्वेश्चन ये था कि ट्रस्ट को इंश्योर करने के लिए ये जो पॉइंट लिखा हुआ है कि एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स हैव टू ट्रस्ट समवन. वो समवन कौन होगा कि जो इंश्योर करे कि यार ये पैसा नहीं देगा तो मैं पैसा लेके दूंगा. जिस तरह गांव सिस्टम में, पंचायत सिस्टम में होता है ना, लेता मैं आपकी बात सुनता हूँ. पंचायत सिस्टम में होता है ना, वो बड़ा सा जो मलिक होता है तो वो मलिक इंश्योर करता है. ये खान होता है, मलिक होता है, चौधरी होता है, वडेरा होता है. पंचायत होती है वो कहती है बे इंश्योर कि ये तुम्हारे 10 लाख रुपया तुम्हें दे देगा, नहीं तो हम इसको 20 लाख रुपया जुर्माना, इसका घर जला देंगे और बाकी बुला बुला. लिंता भी बताएं. सर गवर्नमेंट हो सकती है.
या बैंक। गवर्नमेंट हो सकती है, अच्छा, लेकिन गवर्नमेंट से इतनी बिजनेसेस में पड़ती नहीं है ना, सर है ना। सर बैंक्स हो सकते हैं, फिर बैंक्स भी तो बैंक्स हो सकते होते हैं हैं, इस तरह कुछ। बैंक्स जब ये एग्रीमेंट बैंक्स के थ्रू करते हैं उसको क्या कहते हैं? अम, ट्रांजैक्शन। सर नाम भूल गई हूँ। सर इंश्योरेंस भी तो कह फला बता रही हूँ कुछ, फला बताएं सर इंश्योरेंस कह सकते हैं, ना। इंश्योरेंस कंपनीज। अल्लाह हफीज अलमान। बीबीए किया हुआ सब आप लोगों ने? सर वो हमें मतलब हम जब इंटरनेशनली ट्रेड करते हैं ना तो बैंक्स बीच में कनेक्ट हो जाते हैं हाँ, उनसे। वो क्या था? वो उसका नाम मुझे नहीं आता, लेकिन मुझे उसका कॉन्सेप्ट पता है, मैं नाम भूल गई हूँ। फिर तो मजा ना हुआ ना, जो नाम ही नहीं याद आता। और कोई? मैंने ये इंट्रोड्यूस की थी जब मैं बैंक में था ना, तो मैंने ये स्टार्ट किया था हमारे बैंक के, ये पहले नहीं हो रहा था। इसको कहते हैं लेस एलसीज। एलसी किसको कहते हैं? आप बीबीए के टॉपिक में एलसी कहते हैं, एलसी ओपन करना। अब आपको ये भी नहीं पता? सर एलसी तो नहीं, एलसी का तो मुझे नहीं पता, इसका एक और नाम मैंने पढ़ा था। और नाम नहीं है इसको, यही कहते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं, एलसी। ठीक है, इसको जिस बंदे ने मुझे ये पढ़ाया था उसने कहा था, जिन्होंने हम जब एलसीज ओपन में कर रहा था तो हेड ऑफिस से जो बंदे आए थे तो उन्होंने कहा था मैं इसको कहता हूँ लेटर ऑफ श्योरिटी, और मैं इसको कहता हूँ लेटर ऑफ ट्रस्ट। यस सर वो ये। ठीक है, तो ये वो बंदे के अपना था। तो बेसिकली बैंक क्या करता है कि इधर से पैसे ले लेता है उस भाई से जो बंदा इंपोर्ट कर रहा होता है, उधर से एक्सपोर्ट्स वाले को कहता है आण दो भाईजान, है ना, आण दो। जब वो उसको डॉक्यूमेंट वहाँ से वो कंसाइनमेंट सेंड करता है। अब ये भी हो सकता है ना कंसाइनमेंट टूटी फूटी आ जाए, रास्ते में ब्रेक है, तो उसमें फिर एक और पार्टी जंप इन करती है। सो प्रॉफिट हमेशा जो बैंक्स हैं वो करेंगे ना। गवर्नमेंट्स को क्या लगा, गवर्नमेंट्स तो छोटी छोटी निटिग्रिटीज़ में नहीं, बड़ी कंट्रीज़ की गवर्नमेंट्स करती हैं फैसिलिटेट। हमारे यहाँ तो आप हैरान हो जाएंगे, आपको मैं बताऊं कि जो कराची पोर्ट है उसको, मैं जब कराची गया था तो मुझे मेरा स्टूडेंट है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स में कर रहा है, हाँ उसका सेशन भी रखवा लेंगे, ये मुझे याद कराना अच्छा। तो वो बता रहा था कि जो पोर्ट मैनेजमेंट की हैं वो पाकिस्तान की कंपनीज ही नहीं है, फॉरेन कंपनीज कर रही हैं, प्राइवेट कंपनीज कर रही हैं, सारा बेनिफिट वो लेके जा रही हैं। तो बैंक्स जो हैं दे आर समवन देयर टू गेट द प्रॉफिट, और वो क्या करते हैं कि वो उधर से पैसे पढ़ लेते हैं और उससे कहते हैं भाईजान आप जो है ना वो कंसाइनमेंट उधर भेजो। जब वो कंसाइनमेंट उधर पहुंचती है तो कहता है पेपर जो है हमारे पास भेज दो। पेपर हमारे पास आ जाते हैं, उनसे कहते हैं तुम साइन स्टैम्प करो यार तुम्हें वो कंसाइनमेंट ठीक मिली है नहीं मिली। वो कहते हैं जी असाइनमेंट बिल्कुल ठीक है जिस तरह लिखा हुआ था। और उसके बाद वो क्या करते हैं, उसको उनका जो बैंक होता है उसमें पैसे भेज देते हैं, जहाँ पे उसने अकाउंट खोला होता है तो पैसे उसके अकाउंट में आ जाता है। तो इस तरह बीच में से बैंक अपने पैसे भी बना लेते हैं। लेकिन वो बंदे को श्योरिटी हो जाती है यार कोई बंदा किसी का जामन तो हुआ, अदरवाइज वो बंदा उधर से लेके चला जाए, वजीरस्तान एजेंसी चला गया, कुरम एजेंसी चला गया, पंजाब अंदरून सिंध चला गया किसी जगह, तो हाउ वुड यू ट्रैक हिम डाउन? ये तो आपके अपने मुल्क में भी फ्रॉड हो रहे होते हैं ना। सिर्फ पाकिस्तान में ही फ्रॉड नहीं है, दुनिया भर में फ्रॉड है। अमेरिका के अंदर भी लोग फ्रॉड करते हैं, इंग्लैंड के अंदर भी लोग फ्रॉड करते हैं। ठीक है, जो फ्रॉडी होते हैं वो फ्रॉड ही करते हैं। सो द trust is the major issue when you go into an exports. Okay ji, is per discussion. Each party has a different set of preferences regarding the configuration of the transaction. अब उन दोनों के कंसर्न पे डिफरेंट है। एक्सपोर्टर्स प्रेफर टू बी पेड इन एडवांस। एक्सपोर्टर कहता है भाई मैं एक प्रोडक्ट मैंने बना दिया, ये मैं इसको दे रहा हूँ, अभी मैं इसको बाहर जा रहा हूँ, इसकी ज़रूरत है, ये मशीनरी फर्स्ट के जापान से आप जर्मनी से मंगवा रहे हैं, वो कहता मुझे तो पहले पैसे दो मेरे, ये तो 10 करोड़ की मशीनरी है, मैं तुम पहले कैसे भेज दूँ, तुम मुकर जाओ। इम्पोर्टेंस प्रेफर कि मैं पैसे बाद में देखूँगा, भाई पहले मशीनरी देखूँ, उसकी कंडीशन देखूँ, रास्ते में कोई तोड़ फोड़ होगी उसको देखूँ। प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाती है? जहाँ पे लैक ऑफ ट्रस्ट की वजह से
अभी ये जो आपको प्रॉब्लम नज़र आ रही है, दैट इज़ एन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं? एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं, ये जब वो देखें कि किसी जगह पे प्रॉब्लम है तो दे बिकम, दे टेक इनिशिएटिव, दे टेक द प्रॉफिट, दे सी एन अपॉर्चुनिटी। आप कहते हैं ये प्रॉब्लम है, एंटरप्रेन्योर कहता है ये तो अपॉर्चुनिटी है। इस पे अगर मैं सही तरह मुझे याद है, ये जो इंश्योरेंस है लॉयड्स, ठीक है, मैंने सुना है कि ये जो लॉयड्स हैं, ये इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग यही शायद इंश्योरेंस थी, ये दुनिया की टॉप इंश्योरेंस है। और किस तरह बनी? ये बंदा था एक लॉयड, लॉयड जो था वो बैठा हुआ था अदालत में, कचहरी में, अगर मैं गलत इंश्योरेंस का नाम नहीं ले रहा, लेकिन मुझे याद कर रहा है कि लॉयड्स ही था। लॉयड्स बैठा हुआ था और दो बंदे आपस में उनकी आर्गूमेंट चल रहे थे। वो कह रहा है कि नहीं भाई, अब उन्होंने एक को कंसाइनमेंट भिजवानी थी और एक को वो चाहिए थी। एक कह रहा है तू पहले मुझे पैसे दे दे, दूसरा कह रहा था नहीं तू पहले माल भिजवा दे। वो फिर उस पर बयान अल्फियाँ लिखवा रहे थे कि मैं अल्फा इकरार करता हूँ कि मैं इसको कंसाइनमेंट टाइम पे भेजूँगा। उसने अब जब उसने देखा यार ये दोनों, इनके दोनों पार्टी जेन्युइन हैं, दोनों जो हैं वो फ्रॉड नहीं हैं, तो उसने कहा यार दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रॉब्लम अराइजिंग फ्रॉम द लैक ऑफ ट्रस्ट कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग अ थर्ड पार्टी हु इज ट्रस्टेड बाय बोथ, नॉर्मली अ रिप्यूटेड बैंक। तो लॉयड ने क्या किया, ये जो बंदा था इसने उसे कहा भाई इस तरह करते हैं, मैं गारंटी देता हूँ, मैं श्योरिटी देता हूँ कि तुम्हारी कंसाइनमेंट उधर जो जाएगी तो ये बंदा उसको पेमेंट करेगा। तो इसकी क्या गारंटी? उसने कहा अगर नहीं करेगा तो मैं तुम्हें इसका फर्ज करें 2 गुना वापस पैसे दे दूंगा। अब ही टुक अ रिस्क। लेकिन आप देखिए ना, 95% लोग जो आपको रोड पे मिलते हैं वो ट्रस्टवर्दी होते हैं। 90% लोग फ्रॉड करने वाले 5% होते हैं ना। अब फर्ज करें मैं अपनी गाड़ी जाके खड़ी करता हूँ, आप 6 2 4 6 8 8 बंदे हैं, यहाँ से कहता हूँ यार ये चाबी पकड़ो ज़रा, गाड़ी उधर साइड पे लगाओ, मैं वापस आता हूँ, तो आप में से किसी ने भी मेरे साथ फ्रॉड नहीं करना था। नेचुरली नॉर्मल फ्रॉडी जो होते हैं वो किसी और चक्रों, तो उसे पता था कि ये दोनों जेन्युइन पार्टी हैं। उसने उन दोनों को क्या कर दिया, उन्होंने कहा जी उन्होंने कहा अच्छा जी तो तुम्हें क्या फ़ायदा? उसने कहा बस 2% ऑफ द 5% जो आपकी जो अमाउंट है वो आप मुझे पे कर दें, अगर आप कोई कंसाइनमेंट ना पहुंची तो मुझसे आप डबल कीमत ले लें। अब इतना बड़ा रिस्क ले रहा है, लेकिन ही अभी देखें पूरी दुनिया में उनकी वो बिजनेस है। अब दैट कंसाइनमेंट हैड टू रीच ऑन टाइम। आज मैंने एक छोटा सा क्लिप अपलोड किया, उसके अंदर मैंने बहुत सी चीज़ों के अंदर ये रॉबिन शर्मा ने बात की है। उसने कहा एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ स्पिरिचुअलिटी, यानी अल्लाह के भी आपके हाथ हो ना। तो नॉर्मली देखें, आप नॉर्मल एक बंदा कभी रिस्क लेगा, आप या मैं हम रिस्क लेंगे तो जहाज़ ही डूब जाएगा। खैर उसका जहाज़ नहीं डूबा, उसकी किस्मत ऐसी थी। उसमें 4-5% ऑफ द कंसाइनमेंट उनके लिए पीनट्स थे। बच के 2 करोड़ की कंसाइनमेंट है, 2 करोड़ में से वो कहेंगे चलो भाई ये 10 लाख रुपया तुम साइड पे रख लो है। तो उसने मुफ्त में, ही डिड नॉट डू नथिंग, ही गॉट द क्रीम आउट ऑफ दिस थिंग, एंड दैट्स हाउ दे स्टार्टेड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरेंस। जो होते हैं ना, जिसको हम अभी ये कह रहे हैं कि एक थर्ड पार्टी बीच में इन्वॉल्व होती है जो आपका रिस्क शेयर कर लेती है। ये आ गया जी लेटर ऑफ क्रेडिट, जिसकी बात मैं कर रहा था। A letter of credit is issued by a bank at the request of an importer and states the bank will pay a specific sum of money to a beneficiary, normally the exporter, on presentation of a particular documents and specialized documents. This system is attractive because both parties are likely to trust a reputable bank, even if they do not trust each other. Banks तो नहीं मांगते ना। अच्छा, ये एक और चीज़ होती है जिसको ड्राफ्ट कहते हैं, promissory notes, drafts। ड्राफ्ट क्या होता है? एक चेक होता है, एक ड्राफ्ट होता है। क्योंकि आप लोगों ने बैंक्स में काम नहीं किया तो मुझे पता है ना, सही है। अगर मैं आपसे विद इन पाकिस्तान पूछूं कि व्हाट इज़ गोइंग टू बी अ डिफरेंस, कि अगर मैं एक बंदे को ड्राफ्ट दे रहा हूँ, एक पेमेंट ऑर्डर भी होता था हमारे दौरों में, पेमेंट ऑर्डर दे रहा हूँ, ड्राफ्ट दे रहा हूँ या चेक दे रहा हूँ, तो इसमें क्या फ़र्क है? कोई आइडिया है? कभी ड्राफ्ट बनवाया नहीं उन्होंने?
सर अक्सर स्कूल वाले बनवा लेते हैं फीस के तौर पर। हाँ 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 वो बोलते हैं कि इस बैंक में जाओ, यहाँ से ड्राफ्ट बनवा के तो हमें ला के दे दो। हाँ, इसकी क्या वजह हो सकती है? देखें, दोनों जो है ना, इनको हम कहते हैं ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि गिवन बाय द बैंक है। जो चेक आप देते हैं वो भी बैंक का होता है, जो ड्राफ्ट है वो भी बैंक देता है, लेकिन लोग ड्राफ्ट क्यों प्रेफर करेंगे? कोई वाइल्ड गैस ही लगा दो। ड्राफ्ट में ये होता है सर, हम पेमेंट दे के ड्राफ्ट वो एक बनवाते हैं ना, ठीक है। उसमें अकाउंट का कोई लेना देना नहीं होता। हाँ हाँ हाँ, अभी इसी में की है ना, अभी बात बताएं क्यों। सर चेक में होता है कि वो बाउंस बैक भी हो सकता है। ये शाबाश, इसलिए मैं कह रहा हूँ कॉमन सेंस है ना। बाउंस बैक और चेक में क्या मसला हो सकता है? अगर फर्ज करें बाउंस बैक पैसे ना होने की वजह से हुआ है, एक रीज़न ये भी हो सकता है ना कि वो बंदा है जब उसने साइन किया तो उसका साइन ठीक नहीं था। अब ये जो जब आप ड्राफ्ट बनाते हैं तो ड्राफ्ट तो बैंक ने खुद बनाया, तो उसका अपना इंस्ट्रूमेंट है वो। जब उसको प्रेजेंट किया जाएगा उसको पता है मैंने पैसा ले लिया है, बैंक उसके ऑफिसर ने साइन स्टैम्प हर चीज़ उन्होंने खुद लगाई हुई है, तो वो तो डिफ़ॉल्ट कर ही नहीं सकता। चेक आप वाली बात है कि अगर आप बिजनेस मैन हैं, फ़र्ज़ करें आपके अकाउंट में 5 लाख रुपया पड़ा था और आपको एक चेक आपने पे कर दिया वो 3 लाख रुपए का, पीछे 2 लाख रुपए रह के आपने 3 लाख का और किसी को चेक पे कर दिया और आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पैसे आ जाएंगे, तो चेक वो हो जाएगा ना, बाउंस बैक कर जाएगा। चेक में एक और इशू ये होता है कि वो आपके जितनी अमाउंट होती है पूरी नहीं मिलती है आपको। फ़र्ज़ करें अगर आप क्लियरेंस में देते हैं चेक और आपने अहमदाबाद का चेक था डिफरेंट बैंक का, सेम बैंक में से मेरा ख्याल है नहीं करते लेकिन अगर आपका लाइट बैंक का चेक था और आपने इस्लामाबाद में अल्फलाह बैंक में दिया ना, तो उसके क्लियरेंस चार्जेस में फ़र्ज़ करें 10,000 रुपये का चेक था, 350 रुपये आपकी क्लियरेंस चार्जेस में वो डिटेक्ट करने। सो nothing happens like this, whatever the original amount is mentioned on the draft, that वो ड्राफ्ट की कीमत पहले ले लेते हैं। आप जब ड्राफ्ट बनाते हैं ना वो अपने चार्जेस ले लेता है बैंक। अब वो जितना 15,550 रुपया, 552 रुपया, तो पूरा 15,552 रुपया ट्रांसफ़र हो जाता है। ऐसी बात है, ये पता था आपको या मैंने आपको बताया? हेलो 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 नाजरीन। सर कुछ पता था, कुछ आपने बताया। ओए किसको पता था? बोला क्या नहीं? पहले क्यों नहीं बोले? आकिब तो ये बिजनेसमैन है हमारे साथ, इसको चाहिए कि हम सबको गाइड करें। सर हमारा ड्राफ्ट वाला सीन ही नहीं होता ना, हमारी डायरेक्ट ऑनलाइन होती है सर। तुम लोग हुंडी पे ज़्यादा बिजनेस करते हो भाईजान, मुझे पता है सारा। ये भी गवर्नमेंट आपको करेगी ना, उसमें फिक्स करेगी टैक्सेशन पे, ठीक है? वो हमें कर दिए ना सर 5%। जी कर दिए ना सर 5%। हाँ, वो अभी लोकल, अभी हमें स्पोर्ट्स वगैरह पढ़ के ना फिर लोकल देखेंगे माफिया। अच्छा, सर आगे टेंशन नहीं है। जी आगे टेंशन नहीं है सर, अब जो कस्टमर फाइलर होंगे उनके लिए और रेट होगा, जो नॉन फाइलर होंगे उनके लिए भी और रेट होगा। हाँ हाँ, वो तो है ना, बस आपके तो मज़े। अच्छा, मोस्ट एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व अ ड्राफ्ट आल्सो कॉल्ड अ बिल ऑफ एक्सचेंज, इसको भी कहते हैं, ठीक है? जब इंटरनेशनल, लोकली तो हम इसको ड्राफ्ट कहते हैं, इंटरनेशनल इसको बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। अच्छा, ड्राफ्ट में ये भी ये बाय नेम होता है उस कंपनी का, और फिर वो कंपनी ही अपने अकाउंट में डाल सकती है। ड्राफ्ट इज़ एन ऑर्डर रिटन बाय एन एक्सपोर्टर इंस्ट्रक्टिंग एन इम्पोर्टर or an importer's agent to pay a specified amount of money at a specified time, ठीक है जी? तो ये जो ड्राफ्ट है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में ये फ़र्क है। इसमें एक्सपोर्टर जो है वो ये डॉक्यूमेंट लिखता है और जो भी इंस्ट्रूमेंट इसको फाइनेंशियल कहते हैं, और उसे कहता है कि फ़लाँ तारीख को इतने पैसे आपने जमा कराने हैं। A side draft is payable on presenting to the dry, while a time draft allows a delay in payment, normally 30, 60, 90 और या 100। जो साइड ड्राफ्ट होता है ना, तो जैसे ही आपको कंसाइनमेंट मिली वो कहता है भाई आपने 7 पैसे देने हैं और फिर आपने वो कंसाइनमेंट लेनी है। तो वो जो भी कंपनीज होती है, जो भी हैंडलिंग हो गया, फ़र्ज़ किया पोर्ट पे हैंडलिंग हो, हैंड ओवर हो रहा है जैसे, तो वो उससे पेमेंट ले के
फिर वो हैंड ओवर किए जाते हैं। लेकिन अगर जो टाइम ड्राफ्ट होता है वो ऑब्वियसली आपको पता है कि टाइम ड्राफ्ट किन के साथ करेंगे, जिनके साथ ट्रस्ट डेवलप हो गया है। तो वो उसको कहेगा कि यार आप 30 डेज़ बाद जमा करा लें पैसे, 60 डेज़ बाद कर लें, 90 डेज़ के बाद कर लें, या 120 डेज़ के बाद कर लें। इस तरह एक और इंस्ट्रूमेंट है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसे कहा जाता है बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग इज इशू टू द एक्सपोर्टर बाय द कॉमन कैरियर ट्रांसपोर्टिंग इन द मर्चेंडाइज। तो बिल ऑफ लेडिंग कौन करता है? वो जो कैरियर होता है, जो वो चीज़ कंसाइनमेंट लेके जा रहा है, ठीक है, जो मर्चेंडाइज लेके जाएगा, बिल ऑफ लेडिंग वो इशू कर रहा है। इट सर्व्स द थ्री पर्पस। इसकी किस चीज़ें बिल ऑफ लेडिंग दे रहे होते हैं? ये एक तो रसीद दे रहा है, कहता है भाई आपने ये ना, अब आपने 10 करोड़ रुपए की मशीनरी रखी है, आपने इतने डब्बे घी के रखे हैं, ये जो भी हो, तो उसकी ये एक बिल ऑफ, ये उसकी एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि मैं ये अपनी कंसाइनमेंट में, ये जहाज़ में, ये समुद्री जहाज़ में, या अगर ट्रेन पे रखे हैं तो वो उसको एक्नॉलेज कर रहा है। इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। अब ये जो है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई ना। ये जो प्रॉपर्टी होती है ना, इसका राइट जो है ये शिफ्ट हो जाता है, प्रॉपर्टी राइट, तो अब उसकी ज़िम्मेदारी में आ गया। वो कह रहा है कि जिस तरह आप एक बस पे बैठते हैं तो जो बस ड्राइवर होता है वो सिर्फ 100, 150, 200 रुपये, या आप इधर से 20 रुपये दे के आते हैं, तो वो सिर्फ 20 रुपये का ये मकसद तो नहीं है कि वो आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाएगा, बल्कि वो ये भी तो कह रहा होता है ना कि मैं आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक महफूज लेके जाऊंगा, है ना। आप यहाँ से अब पिंडी के लिए जाते हैं और आप उसको, पता नहीं आजकल क्या किराया होगा, फ़र्ज़ करें 150 रुपया किराया है, तो आप उसको 150 रुपया इसलिए थोड़ी देते कि तुम्हें जाते हो गाड़ी ठोक दें किसी जगह पे, एक्सीडेंट कर दें, खैर है, जैसे मर्जी लेके जाओ। It is one of his responsibility to take you from point A to point B safe and secure, conveniently। यानी हम माल उठाते हुए नीचे गिरा दें, गाड़ी ऐसे चलाएं कि वो पलटी हो जाए, उसमें से चीज़ें ख़राब हो जाएं, कंटेनर के अंदर चीज़ें ख़राब हो जाएं, ये भी उसका काम है ना। अगर फ़र्ज़ करें ईडेबल चीज़ें हैं, डेलीकेट चीज़ें हैं, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ख़राब ना हो। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। तो ये ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसका एक टाइटल है, जो एक प्रॉपर आपके काम आता है। आप अदालत में जा सकते हैं, आप जिसने इंपोर्ट करवाई, आप उसको प्रेजेंट करेंगे कि यार ये फ़लाँ दिन फ़लाँ कंसाइनमेंट में हमने भेजा है, फ़लाँ जगह आपने रसीद किया है। जैसे हम TCS वगैरह का देख लें, तो अगर बंदा कहता है यार हमें नहीं मिला ये, तो आप उसे कहते हैं नहीं ये देखें फ़लाँ टाइम पे आपने फ़लाँ बंदे ने रिसीव किया। अभी तो क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी TCS वाले की आ रही है, तो उसने सारी चीज़ें एक्सपोज कर लेता ना कि यार हम अपनी, वरना आप उनको जाके चीखें मार रहे थे, मेरा इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, मैंने हायर एजुकेशन कमीशन को भेजा, तो बीच में मिसिंग हो गया। नहीं, वो कहते हैं वहाँ पे जाके इस्टेब्लिशमेंट सेक्शन में, HR सेक्शन में जो सदीक साहब है उसने रिसीव किए, तो वो अब खुद बीच से निकल गए। ठीक है जी। एक्सपोर्ट असिस्टेंस भी हो सकती है जी। Where are exporters? Where can exporters get financing help? तो एक्सपोर्टर्स जो हैं वो फाइनेंसिंग हेल्प भी ले सकते हैं। वो किस किस से ले सकते हैं जी? बैंक से सर। बैंक से ले सकते हैं, ठीक है। और यूएस गवर्नमेंट से भी ले एक्सपोर्टर्स के, सकते हैं। गवर्नमेंट सब्सिडीज़ वगैरह भी देती है, हेल्प करती है, ठीक है। तो US exporters can draw on 2 forms of government-backed assistance to help their export program. First, तो आपने जिसने बताया, they can get financial aid from the export-import banks. और दूसरा, they can get export credit insurance from the Foreign Credit Insurance Association. तो credit insurance companies हैं वो भी उनको assistance कर देती हैं, और आपके अपने local banks भी इसमें help करते हैं। Export-import bank क्या करता है जी? या एग्जिम बैंक भी कहते हैं, इज़ एन इंडिपेंडेंट एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ गवर्नमेंट। इट्स मिशन इज़ टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एड दैट विल फैसिलिटेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंड एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज बिटवीन यूनाइटेड स्टेट एंड द अदर कंट्रीज। एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस कौन सी चीज़ें हैं जी?
ये एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस कंपनी है, उसका नाम है फॉरेन क्रेडिट इंश्योरेंस एसोसिएशन। फ़ीका जो है, फ़ीका हमारे यहाँ बंदे का नाम होता है, प्रोवाइड्स कवरेज अगेंस्ट कमर्शियल रिस्क एंड पोलिटिकल रिस्क। तो कमर्शियल रिस्क या पोलिटिकल रिस्क हो, अगर फ़र्ज़ करें अब कंसाइनमेंट किसी कंट्री में पहुंची, वहाँ पे पोलिटिकल गवर्नमेंट चेंज होगी, या बाज़ दफ़ा वो मार्केट में फ़र्ज़ करें वो प्रोडक्ट ख़राब हो गए या रास्ते में कुछ डिफरेंट किस्म की होती हैं, टाइमली ना हो सके तो उसको वो पेमेंट करते हैं। काउंटर ट्रेड, what alternative do the exporters have when conventional methods of payments are not an option? जब आपको पैसे नहीं दे सकते उनके साथ, तो पेमेंट नहीं कर सकते, तो आप क्या करेंगे? काउंटर ट्रेड करेंगे। काउंटर ट्रेड्स क्या है? ये कन्वेंशनल मीन्स में पेमेंट्स आर डिफ़िकल्ट, कॉस्टली या नॉन इंस्टेंट। बाज़ कंट्रीज़ के साथ आपकी पेमेंट्स कर नहीं सकते, तो आप उनके साथ क्या करते हैं? काउंटर ट्रेड करते हैं। भाईजान आप हमें ये चीज़ भेजें, हम आपको ये भेजें। काउंटर ट्रेड रेफर्स टू अ रेंज ऑफ barter like agreements that facilitates the trade of goods and services for other goods and services when they cannot be traded for money। तो आप उनके साथ एग्रीमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मिसाल के तौर पे अभी अफगानिस्तान में उनको गंदम चाहिए, मीट चाहिए, ठीक है, डेली नीड्स की चीज़ें। और आप ये देखें कि फॉर एग्ज़ाम्पल अफगानिस्तान में जो है मिनरल माइंस बहुत ज़्यादा हैं, तो आप उनसे कह सकते हैं कि आप हमें मिनरल्स दे दें, जेमस्टोन दे दें, और हम उसके बदले में आपको ये चीज़ें देंगे। द इंसिडेंट्स ऑफ काउंटर ट्रेड कैसे वजूद में? 1960s the Soviet Union and the communist states of the European Union, Eastern Europe, whose currencies are generally non-convertible, turned to counter trade to purchase imports। तो उन्होंने क्या किया? उनकी करेंसी उस टाइम पे करेंसीज डिफरेंट थी ना डिफरेंट कंट्रीज़ के, तो डिफरेंट कंट्रीज़ की करेंसीज वो एक्सेप्ट भी नहीं हो रही थी वो ज़्यादा। तो इसके बाद ये कॉन्सेप्ट 1970s में आया जिसको कहते हैं स्टेबल डॉलर कॉन्सेप्ट। स्टेबल डॉलर कॉन्सेप्ट आपको पता है? स्टेबल डॉलर कॉन्सेप्ट किसी को पता है? किसी को भी नहीं पता? नो सर। ये तो बड़ी लंबी डिस्कशन हो जाएगी। स्टेबल डॉलर बेसिकली डिफरेंट कंट्रीज थी ना, जिस तरह आपने देखा कि काउंटर ट्रेड कर लेते थे, पैसा उनके पास कोई ऐसा कॉमन पैसा नहीं था कि जिस पे वो ट्रस्ट कर सके। तो अमेरिका ने ये एक फ़िलासफ़ी दुनिया में मशहूर की कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा स्टेबल चीज़ है वो डॉलर है। तो स्टेबल डॉलर है, ठीक है, आपके जितनी भी दुनिया की ट्रांजैक्शंस करें। फिर उन्होंने कंट्रीज़ को प्रेशराइज भी किया और कंट्रीज़ के साथ MOUs किए और कंट्रीज से कहा कि आप जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो डॉलर्स में करेंगे। तो स्पेशली उन्होंने सऊदी अरब को इस पे फंसाया और सऊदी अरब से ये एग्रीमेंट करवाया कि आपकी जितनी भी ऑयल रिलेटेड डील जितनी भी दुनिया में होंगी, आप उनसे कहेंगे यार आपने डॉलर में करना। अब इसके पीछे बहुत बड़ी एक फ़िलासफ़ी है। अब होता क्या है कि डॉलर्स की डिमांड बढ़ जाती है। जब किसी भी करेंसी की डिमांड बढ़ती है तो उसकी वैल्यू ऊपर जाना शुरू हो जाती है, प्राइस ऊपर जाती है, ठीक है। जब हम गवर्नमेंट के साथ शोर करते हैं ना, वो हो जी ये देखो ना इस गवर्नमेंट में आके तो डॉलर की कीमत चल के इधर चली गई, तो पिछली गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के इख्तियार में नहीं होता, ये तो ओपन मार्केट में पड़े होते हैं ना। तो ओपन मार्केट से जो जितना उसको डिमांड करता जाएगा वो उसकी, फॉर एग्जांपल आपके पास $500 पड़े हैं और एक बंदा आता है कहता है यार $500 जो है ना वो एक डॉलर मुझे $100 का दो। दूसरा बंदा कहता है यार $1 मुझे $105 का दो। दूसरा कहता है नहीं यार मुझे बहुत ज़रूरत है, मुझे $120 का दो। चौथा आगे कहता है नहीं नहीं मुझे $250 का दो। तो आप जितनी उसकी डिमांड करते जा रहे हैं आप प्राइसेस को इंक्रीज़ करते जा रहे हैं ना। तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इन्होंने क्योंकि कॉन्सेप्ट ये दिया कि सारी ट्रेड डॉलर्स के अंदर होनी है, तो अब हो क्या रहा है कि हर कोई दुनिया में डॉलर मांग रहा है। इससे अमेरिका को क्या फ़ायदा हो रहा है जी? होता ये था कि टेक्निकली आपने
सोना जितना आपको होगा ना, पहले तमाम दुनिया में एज ए करेंसी सोना ही इस्तेमाल होता था, ठीक है, पेपर मनी इस्तेमाल नहीं होता था। फिर ये बाद में कॉन्सेप्ट लेके आए हैं पेपर मनी। पेपर मनी उन्होंने कॉन्सेप्ट ये रखा कि यार ये वैसे सोना उसको हम कर लेते हैं, ये एक नोट बना लेते हैं जिसका ये प्रोमिसरी नोट है, ये पेपर मनी जिसको हम देखते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट है, ये स्टेट बैंक ने दिया हुआ। तो इतना सोना स्टेट बैंक ने आप रख लिया और उतने सोने के बदले उन्होंने आपको कागज़ छाप के दे दिए, और उस पर उन्होंने लिख दिया कि जिसमें लिखा होता है ना, हामले हाजा को मुतालबा पे अदा करेगा। तो आपकी प्रॉपर्टी आप अभी भी स्टेट बैंक को जाकर कह सकते हैं यार ये 1000 रुपये का नोट रखें और 1000 रुपये का जितना मेरा आपके पास गोल्ड पड़ा है या कॉइन्स हैं मुझे वापस कर दें। लेकिन अभी ये स्टेबल डॉलर कॉन्सेप्ट की वजह से आप ये समझे ना कि क्या हुआ है कि पूरी दुनिया डॉलर मांग रही है। अब वो खपत को उसकी बहुत ज़्यादा है, तो अमेरिका क्या कर रहा है, वो छपी जा रहा है, छपी जा रहा है, छपी जा रहा है, और उसको इन्फ्लेशन फेस नहीं करनी पड़ रही एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। पाकिस्तान में क्या होता है, जैसे ही गवर्नमेंट को थोड़ा सा मुश्किल टाइम पड़ता है वो कहते हैं और छाप लो भाई। अब जितने ज़्यादा नोट छापते जाते हैं उतनी इन्फ्लेशन बढ़ती जाती है। अब क्या हो रहा है, पहले फर्ज करें 10 बंदे हैं, उनके पास 100 रुपये है, तो ये कितने 10,000 रुपये मार्केट में था। आप जाते हैं, आप कहते हैं यार 100 रुपये की ये चीज़ दे दो, 100 रुपये में आप आटे की बोरी लेके आ जाते हैं। अब ये 10 बंदे हैं, उनके पास 1,000 रुपये है, ठीक है, और वो कितना हो गया 10,000। पहले मैंने कितना कहा 100 रुपया था, तो 1,000 था, अभी 10,000 रुपया उनके पास है। उनके पास ज़्यादा पैसे हैं स्पेंड करने के लिए। अब वही जो आटे की बोरी है वो बंदा कहेगा नहीं जी ये तो अभी मेरे ये बोरी है, ये 2,000 रुपये की, क्योंकि इसकी डिमांड ज़्यादा है, यू कैन अफोर्ड इट, ज़्यादा पैसे हैं लोगों के पास। इस तरह अमेरिकन ने स्टेबल डॉलर कॉन्सेप्ट देने के बाद उनके पास क्या हो गया, क्योंकि दिस इज़ ऑलवेज बीइंग डिमांडेड, दुनिया में हमेशा ऑयल जिधर भी दिया जा रहा है, कंट्रीज जो दे रही हैं वो डॉलर मांग रही हैं, तो अमेरिका जो है उसको एक फ्री हेवन मिली हुई है कि वो छापी जाए, छापी जाए, छापी जाए। इसी वजह से तो मैंने किसी टॉक में सुना था कि अमेरिका ने ओरिजिनली दे हैड लाइक 14 ट्रिलियन US डॉलर्स ऑफ गोल्ड and they got printed 14 trillion US dollars of currency, paper money। अभी जो है अमेरिका का वो 74 ट्रिलियन US डॉलर का, वो तो उन्होंने बताया था कि वो तो उधार है, उसने देना है। तो आप सोच लें कि 17 ट्रिलियन डॉलर किधर से जम गया भैया, ठीक है। सो हुआ यही है कि उन्होंने पूरी दुनिया में उसकी डिमांड बनाई है। इस तरह आप देखें पाउंड की डिमांड किस तरह चली जाती है। बाकी तो वो क्या है कि आपके बच्चे फ़र्ज़ करें फ़ॉरेन क्वालिफ़िकेशन के लिए आप जब जाते हैं तो आप क्या करते हैं, आप पैसा मांग जितना वो आपके स्टूडेंट वीज़ा इशू करते हैं तो उसके अगेंस्ट पे वो क्या कर रहे होते हैं, आप जाते हैं, एक बच्चा जाता है, उसने कम से कम 1,000 डॉलर तो अपने साथ रखना है, वहाँ पे उसने फ़र्ज़ करें 4,000 डॉलर 5,000 डॉलर की फीस जमा करानी है। सो इंस्टेड ऑफ दे जस्ट सेलिंग यू द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, वो क्या कर रहे हैं कि वो सॉफ्ट स्किल्स, जिस तरह अभी हम ये कोर्सेज़ की बात भी कर रहे थे, तो वो इस तरह पैसा अर्न बना रहे हैं। ठीक है जी, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, स्टेबल डॉलर और ये डॉलर वाला और बाकी ठीक होगा। फिर क्या, मैनी डेवलपिंग नेशंस दैट लैक द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रिक्वायर्ड टू परचेज नेसेसरी इंपोर्ट्स टर्न टू काउंटर ट्रेड ड्यूरिंग द 1980s। 1980s में तकरीबन इसी तरह हुआ। There was a notable increase in the volume of counter trade after the Asian financial crisis of 1997। तो उसके बाद भी 1997 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो फिर भी ज़्यादा आपकी काउंटर ट्रेड पे इन्हिसार हुआ। काउंटर ट्रेड की मुख्तलिफ़ किस्में हैं जी। पहली किस्म तो बार्टर सिस्टम थी कि आप कहते हैं यार इतने गंदम ले लो, इतनी सब्ज़ी दे दो, इतने फ्रूट ले लो, काउंटर परचेज कि यार मैं ये बेच रहा हूँ, इसके बदले आप ये ख़रीदें, या हम आपके मुल्क से ये चीज़ ख़रीद रहे हैं, अब आप हमारे मुल्क से ये लाजमी से, ठीक है। या ऑफसेट के हमने इतना लिया और इसके अगेंस्ट आप ये लेके इसको ख़त्म करें क्योंकि हम आपको पैसे नहीं दे रहे, ठीक है। या स्विच ट्रेडिंग, हम आपसे ये वाली ट्रेडिंग कर रहे थे, अभी हम आपसे ये वाली ट्रेड करेंगे, आप क्या करेंगे ये वाली ट्रेड के साथ ये वाली करें, ठीक है। कंपनसेशन या और बाईबैक, तो ये बाज़ दफ़ा मैंडेटरी कर लेती हैं कंट्रीज़ एज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट कि यार देखिए हम आपके मुल्क से इतनी ज़्यादा चीज़ें परचेज़ कर रहे हैं तो हमारा कैश आउटफ्लो बहुत ज़्यादा हो रहा है, अब आप भी हमारे मुल्क से कुछ ना कुछ एज अ लेके जाए ना। चल अब देखिए ना पूरे मुल्क से दुनिया से पाकिस्तान में गाड़ियाँ आ रही हैं और लाखों रुपए की गाड़ियाँ हैं और इतनी महंगी हैं,
उसके अगेंस्ट हमारे जो पिछले पॉलिटिशियंस भी थे उन्होंने काउंटर ट्रेड नहीं की। नॉर्मली होता ये है कि आप कहते हैं यार इतनी गाड़ियाँ आएंगी तो हमारे इतने परसेंट जो है ना कार मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में होगी कि मस्ट एक रिक्वायरमेंट रखते हैं उसको। देखिए कोई आपके मुल्क में फ़ायदा हो ना, आते हैं पैसे कमा के जा, फिर आप उनसे कहते हैं ये मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में होगी, रॉ मटेरियल आप पाकिस्तान से लेंगे, बंदे हमारे हायर करेंगे, तो उससे क्या होता है कि कम से कम कुछ ना कुछ आपका कैश फ्लो विद इन द इकॉनमी भी हो रहा है। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे, फर्ज करें जापान के अंदर से गाड़ी बना रहे हैं और वो चाइना के अंदर से गाड़ी बना रहे हैं, आपके मुल्क में दे रहे हैं और पैसे लेके अपने मुल्क में चले जा रहे हैं, तो आपके मुल्क को इतना बेनिफिट नहीं आ रहा होता। तो इस वजह से गवर्नमेंट जो होती हैं उनसे कहती हैं कि आप इसमें इस एंगल से भी देखी चाहिए। ठीक हो गया जी। Pros and cons of counter trade के क्या फ़ायदे नुकसान हैं जी? Counter trade is a way for firms to finance and export deal when other means are not available। तो इससे ये फ़ायदा होता है, आप और पैसा नहीं ले सकते, तो इसका क्या मतलब है कि आप ट्रेड करनी छोड़ दें, आप कुछ ना कुछ तो लेवल बदल में ले रहे हैं ना। Firms that are unwilling to enter a counter trade agreement may lose an export opportunity to a competitor that is willing to make a counter trade agreement। तो बाज़ दफ़ा आप अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं ना, एक मार्केट आपसे मिस हो रही है, उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ तो आप अपनी कंट्री के लिए लेके आ रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटी मिस हो सकती है। A counter trade agreement may be required by the government of a country to which a firm is exporting goods or service। तो बाज़ दफ़ा ये भी होता है, वो मैंने जिस तरह आपको बताया कि गवर्नमेंट कहती है भाईजान नहीं, आपकी ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इतना पैसा लेके जा रहे हैं हमारे मुल्क से, तो हमारे मुल्क को भी फ़ायदा मिले। काउंटर ट्रेड इज़ अनअट्रैक्टिव बिकॉज, इसका इशू क्यों है जी? मोस्ट फंड्स प्रेफर टू बी पेड इन हार्ड करेंसी। फंड्स कहती हैं यार हमने इतनी एक्टिविटी की, इसका पैसा बनना चाहिए। ये उल्टा इन्होंने दूसरे कारोबार में हमें फंसा दिया, उधर से गंदम ले गए, अभी इसको किधर बेचें। It may involve the exchange of unusable or poor quality goods that the firm cannot dispose of property। तो ऐसे हो जाएगा ना, बीच में गंदम खराब भी आ सकती है कोई, तो वो आपके लिए एक नया एक कटा है बेसिकली। Counter trade is most attractive to large, diverse multinational enterprises that can use their worldwide network of contracts to dispose of goods acquired in the counter trading। तो जो बड़ी मल्टीनेशनल है ना, वो इधर से माल उठाया, उधर भेज दिया, उधर से अफ्रीका से उठाया, इंडोनेशिया भेज दिया, इंडोनेशिया से उठाया, पाकिस्तान भेज दिया, तो उनको फ़ायदे हैं। ठीक हो गया जी। अब मैंने इसको ख़त्म कर दिया। इस पर आपके कोई क्वेश्चन है तो बताएं। हसन, फयाद, हारिस, लिंता, आकिब, गौहर अली, फलाह, सुहेल। जी बच्चे, मैंने इस पे आपके क्वेश्चंस हैं तो शेयर करें। आवाज़ आई है ये इतना, मैं वैसे ही लगा हुआ हूँ, बड़ा खुश हो रहा हूँ यार, मैंने बड़ा कारनामा किया और पता नहीं चला। सर आ रही है, आवाज़ आ रही है? जी जी सर आवाज़ आ रही है। हाँ ना, पता चले कि वह भी खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आने। जी सर। चलें बताएं ना। डाउनलोड कर लो। Any question you would like to ask? No question means either you did not understand what I said, or क्या पता मैंने बहुत अच्छा पढ़ाया हो। नहीं सर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया है। अच्छा चलें ठीक है बच्चे। आई थिंक कि इस पे हम अगर कोई और टॉपिक पे बात करनी है तो बता दें।